हमारी जो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी बीमारी है वो है शो ऑफ। हमारे को सोसाइटी को दिखाना है कि हम बड़े हो चुके हैं, और प्रॉब्लम ये जो दिखता है वो सब कुछ उधार होता है। आपकी गाड़ी लोगों को दिख रही है, उस पर उधार चल रहा है। आपका घर लोगों को दिख रहा है, उस पर उधार चल रहा है। आपका आईफोन लोगों को दिख रहा है, उस पर उधार चल रहा है। जो नहीं दिखता है वो वेल्थ है, पर उससे आपकी जो है छवि नहीं बनती, कभी शो ऑफ नहीं होता। तो आप सोचिए कि कोई बच्चा आज 22 साल का 23 साल का, उसको पहली नौकरी लगी, उसका पहला पेचेक आया, उसकी मम्मी पापा भाई बहन आस पड़ोस वाले पता है क्या बोलेंगे? बेटा घर ले ले। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी आपसे। घर ले ले, पहली तनख्वाह से उसको उधार में धकेल देंगे। पता नहीं क्या दुश्मनी है। आप तो दोस्त कह रहे थे भाई, आप पहली तनख्वाह से उसको कैसे उधार में धकेल सकते हो? या फिर बेटा तू एक काम कर, बाइक ले ले। क्यों पहली तनख्वाह से उधार में धकेल रहे हो? दे दो, कुछ समय दे दो, 12 महीने दे दो, 18 महीने दे दो, थोड़ा पैसा जमा होने दो, फिर धीरे 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 एक आपकी इक्विटी जमा होती है, मतलब आपके पैसे जमा होते हैं, फिर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेते हो, फिर आप उधार धीरे धीरे ले सकते हो रूल्स के हिसाब से। पर पहली तनख्वाह से क्यों उधार लेने का है? ये जो बीमारी है ना, ये हमें मिडिल क्लास से वेल्दी नहीं होने देती। देखिए, वेल्दी माइंडसेट का होना ये नहीं होता कि आप बहुत पैसे वाले हैं। कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीना कमा रहा है ना, वो भी वेल्दी माइंडसेट रख सकता है। कोई व्यक्ति 25,000 कमा रहा है, वो भी वेल्दी माइंडसेट रख सकता है। रिच माइंडसेट अलग है। रिच माइंडसेट होता है वैल्यू क्रिएशन का, कि मैं बहुत पैसे बनाना चाहता हूं पर मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा। वेल्दी माइंडसेट होता है कि मेरे पास जो भी है उसको मैं पहले प्रोटेक्ट करूंगा, सेव करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, फिर उधार लूंगा, फिर मैं लग्जरी पे शो ऑफ करूंगा। तो आप वेल्दी माइंडसेट जो है उसमें रोड़ा सबसे बड़ा यही आ जाता है कि भाई दोस्त परिवार बोलने लग जाता है कि भाई उधार ले लो, घर ले लो, उधार ले लो, गाड़ी ले लो, उधार ले लो, ये कर लो, उधार ले लो, शादी कर लो, उधार ले लो, घूमने चले जाओ। ये क्या बात हुई भाई? अभी तो जॉब पे लगा, उसको पहले पैसे तो कमाने तो थोड़े। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द वेल्दी माइंडसेट, जहां पे पहली तनख्वाह से उधार लेने की जरूरत है। राइट। तो आपने बात करी उधार लेने की, तो अब आप ये बताइए कि किसी को घर खरीद के रहने के लिए उसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं? देखिए, फाइनेंस में ना कुछ टर्म्स होते हैं और आपको ना पहले क्लियर होना चाहिए कि आप कोई चीज ले क्यों रहे हो। ठीक है, अब जब आप हैंडबैग लेते हैं मैडम, तो आप उसको एसेट की तरह लेते हैं या खर्चे की तरह लेते हैं? खर्चा ही लेते हैं ना, कि भाई मैं कुछ 50,000 का बैग ले रही हूं, तो वो एसेट तो बोलोगे नहीं आप उसको, आप बेच तो रहे नहीं हो उसको। ऐसा तो है नहीं कि आप कल के कल बेच दोगे उसको। आप तो अपने शौक के लिए ले रहे हो। अब शौक आप कितना ही पूरा करोगे, जितनी आपकी इनकम होगी उस हिसाब से शौक पूरा करोगे। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, तो आप जाके वो कौन सा होता है, हमीज का एक बैग आता है ना, बर्किन बैग। हाँ, बर्किन बैग आ गया। तो किसी की 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह या 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह, तो 40 लाख का बैग तो लेगा नहीं। वो लेगा 25,000 का बैग, 30,000 का बैग, क्योंकि उसको लगे हाँ ठीक है इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। घर के साथ भी वही है। लोग घर को ना एसेट मानने लग जाते हैं। एसेट नहीं है आपका घर, खर्चा है आपका घर। सबसे पहले ये समझिए, इट्स एन एक्सपेंस एंड यू हैव टू अफोर्ड दैट एक्सपेंस। पहले आप उस एक्सपेंस को अफोर्ड कीजिए। नहीं सर, अगर मैंने इतने में घर लिया होता, जितना हो जाता, तो तूने बेचा क्या? डिड यू रियलाइज दोज गेन्स? उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसको आप रियलाइज कर सको। जिस गेन को आप रियलाइज करो उसे निवेश कहते हैं। तो घर में ना पहले घर खरीदते हुए ये डिसाइड करो कि मैं इसमें रहने वाला हूं या मैं इसमें निवेश कर रहा हूं। अगर मैं रहने वाला हूं तो प्लीज उसको एसेट मत बोलो, वो आपका एसेट नहीं है, खर्चा है वो। ठीक है, क्यों खर्चा है? क्योंकि अभी तो बैंक का है। जब बैंक के चंगुल से छूटेगा तब की तब देखेंगे, उसमें ही आपके 15-20 साल निपट जाते हैं। तो आप ये देखते हो कि जब मैं घर खरीद रहा हूं तो मेरी औकात होनी चाहिए वो घर में रहने की। अब उसमें क्या है, एक ईएमआई देनी पड़ती है आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि मेरी ईएमआई ना तनख्वाह की 50% होगी तो बहुत मजा आ जाएगा, मैं मैनेज कर लूंगा। कैसे मैनेज करोगे? आपने घर ले लिया, अब आप, मैं जानता हूं आप कौन से सोसाइटी में रहते हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है। उसकी मेंटेनेंस क्या है मैडम? 7-8 हजार रुपए घर महीने की होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा है। ठीक है, तो वो भी तो पैसा लग रहा है ना जेब से। तो एक टर्म होता है घर में जिसे कहा जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जिसका मतलब आप ईएमआई दे रहे हो, आप मेंटेनेंस दे रहे हो, आप मेड का एक्सपेंस दे रहे हो, आप बिजली का खर्चा दे रहे हो। इसके बिना तो आपका घर चलेगा ही नहीं। ये वो बेयर मिनिमम है जिससे आपका घर चलने वाला है। तो ये जो सारा खर्चा है ये आपकी इनकम का 50% या 40% से नीचे होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ईएमआई मेरी 40% से नीचे हो जाए, 50% से नीचे हो जाए, मैं मेंटेनेंस भी तो देनी है,
बिजली का खर्चा भी तो जरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आ जाता है। Exactly. घर में कुछ टूट गया, भज गया, ये हो गया, बिजली गिर गई, ये लाइट टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, दीमक खा गया, वो भी तो खर्चा महीने का। समझो आपने सोचा साल का 30-40 हजार रुपए वो खर्चा हो रहा है, महीने का 3-1 हजार रुपए वहां लग रहा है, जोड़ो उसे। अब होता क्या, आप जोड़ते नहीं हो, और जब सर पे पड़ती है तो आप बोलते हो यार पैसे कहाँ चले गए, मेरे पास तो पता ही नहीं चलते, पैसे के पैर होते हैं, पैसे तो उठ के चले गए। अरे तुमने गलत बजट किया भाई, उसकी क्या गलती, उसको क्यों गाली दे रहे हो? हमारे तो पैसे रुकते नहीं है ना, पैसे आते हैं, वो क्या, पैसे आते हैं स्कूटर पे, जाते फरारी पे, पता नहीं क्या क्या कुछ भी बोलने लग जाएंगे। क्यों बोल रहे हो भाई? क्योंकि आपने प्लान नहीं किया, आपने सोचा नहीं घर लेने से पहले कि मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होने वाली है इस चीज की। अगर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप 40% आपकी इनकम से के आसपास है, प्लीज बाय अ हाउस, बट डोंट कॉल इट एन एसेट, इट्स एन एक्सपेंस। आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपकी तनख्वाह 5 लाख रुपए महीना है तो आप 2 लाख रुपए तक का ये खर्चा बेयर कर सकते हो। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है तो 40 हजार तक बेयर कर सकते हो। दोनों के घरों का लेवल अलग होगा, ठीक है। तो बस मेरा लोगों से यही निवेदन है, मैं किसी के घर खरीदने के ना खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता आप मेरी बात इस पे मानो, मेरा मन नहीं है खरीदने का, वो मेरी चॉइस है, एंड आई एम एंटाइटल्ड टू माई चॉइस, यू आर एंटाइटल्ड टू योर चॉइस, बट प्लीज डोंट मेक एन इमोशनल डिसीजन, डोंट कॉल इट एन एसेट, कॉल इट एन एक्सपेंस कि मैं खर्चा कर रहा हूं, और खर्चा वही करेंगे जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये खर्चे की श्रेणी में आता है। अब संजय जी, इस पे जब आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम खर्चे की मैनेजमेंट की बात करें, अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है आज की डेट में, तो उसको आप कैसे अपनी वेल्थ मैनेज करने का सजेशन देंगे? सबसे पहले मैं उसको, मैं ना कभी भी इंडिया में काफी लोग वो 50-30-20 ये सब रूल्स कहते हैं, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। ठीक है। मैं बकेट्स के फेवर में होता हूं। अच्छा। बकेट्स कैसे हैं कि आपको लाइफ के सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है। जिंदगी के रिस्क है, मैंने बोला ना रिटर्न्स नहीं, पहले रिस्क देखना है। रिस्क है। 3 ही रिस्क है, आमदनी चली गई, हेल्थ खराब हो गई, जान चली गई, यही 3 रिस्क है लाइफ के। चौथा कोई बड़ा रिस्क इसके अलावा है नहीं। आमदनी चली गई तो क्या जिंदगी भर आप बिना आमदनी के रह जाओगे? कुछ करोगे, हाथ पैर मारोगे तो आमदनी लग जाएगी। वो हाथ पैर मारने का जो टाइम चाहिए आपको, उसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। कि आपने 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का अपना खर्चा जो है एफडी में रखा हुआ है। अब जॉब चली गई, ठीक है जी, मार्केट खराब थी, एआई आ गया, कंपनी बंद हो गई, XYZ जो भी कारण की वजह से, कोविड आ गया, तो आपके पास 6-7 महीने का पैसा पड़ा है। अब पहले तो 10 दिन रिलैक्स मारो, स्ट्रेस कम लो, अपने आप को अलाइन करो, फिर अगली अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। आपके पास 6 महीने का समय है। क्यों? आपके पास 6 महीने के पैसे पड़े हुए हैं। अब 90% लोगों के पास ये पैसा ही नहीं है। तो जब कोविड होता है, बॉस जॉब से निकाल देता है, तो रोने लग जाते हैं, हमारे साथ क्या हो गया? आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, ठीक है। आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए था सब चीजों के लिए। सेकेंड है हेल्थ। देखिए ये बात तो किसी से नहीं छुपी कि हेल्थ को अब मैनेज करना, खासकर हॉस्पिटल्स में जाना, इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो एक ठीक ठाक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आज भी मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस को खर्चा मानता है। क्यों खर्चा मान रहे हो? वो चीज खर्चा नहीं है। जो चीज खर्चा है उसको खर्चा नहीं मानते, जो चीज खर्चा नहीं है उसको खर्चा मान के बैठे हुए। ये आपकी प्रोटेक्शन बनी है। हफ्ता होता है ना, कभी बोलते हैं ना कि हफ्ता दे दो यार, ये शांत रहेगा भैया, हमारे को तंग नहीं करेगा। ये वो हफ्ता है, दे दो। और भगवान से ये प्रे करो कभी काम भी ना आए। देने के बाद ये प्रे भी करो कि भैया ऐसा नहीं है कि मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया तो भगवान मुझे बीमार कर दे, वसूली कर लूंगा, मेरा ऑपरेशन करवा दे, मैं वसूली कर लूंगा। वो भी जाने दो, खर्चा भरने दो, इसको कोई चक्कर नहीं है। बट देन यू फील प्रोटेक्टेड। आपको पता है कल को मुझे कुछ हो गया तो 10-12 लाख 15 लाख मेरा इंश्योरेंस कंपनी दे देगा, मैं मैनेज कर लूंगा। मेरे को इमरजेंसी फंड को भी टच करने की जरूरत नहीं। और तीसरा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ में क्या होता है कि अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए तो आपको इंपैक्ट नहीं होता, आपके लव्ड वंस को होता है। तो आप इतना पैसा का इंश्योरेंस ले लो ताकि उनको परेशानी ना हो, उनकी उधार चले जाए, खत्म हो जाए, बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, जो रह गए हैं, वो अपना खर्चा निकाल सकें। एक बंदोबस्त करके जाओ। अब ये 3 चीजें जब आप कवर करते हो ना, इसके बाद आपकी निवेश की जर्नी स्टार्ट होती है।